के साथ हूं मैं राजीव शर्मा। भारतीय सेना का एक लंबा इंतजार खत्म हो गया है। भारतीय सेना को और ताकतवर बनाने के लिए बोइंग के अपाचे हेलीकॉप्टर की एक पहली खेप भारत पहुंच गई है। अमेरिकी कंपनी बोइंग से भारत ने 2020 में $60 करोड़ में 6 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डील की थी। हालांकि पहली खेप आने में देरी हुई, लेकिन अब आ चुकी है। पहली खेप के तहत 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को मिल चुके हैं। इसी के साथ भारतीय सेना के पास 25 अपाचे हेलीकॉप्टर हो गए हैं। 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना ने 2015 में ही खरीद लिए थे। वायुसेना के पास पहले से अपाचे हैं, इसलिए जो 3 नए अपाचे हेलीकॉप्टर मिले हैं, उन्हें इंडियन आर्मी को सौंपा गया है। जल्द इनकी तैनाती पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के जोधपुर में किए जाने की बात है। 2 पायलट के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मन के सफाए का दम रखता है। आ गया उड़ता टैंक, दुश्मन पर भारी संकट। एडवांस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, चीन पाक कांपे थरथर। अपाचे का निशाना अचूक, दुश्मन के इरादे चकनाचूर। दिन और रात दोनों का महाबली, दुश्मनों में मचाएगा खलबली। जिसके नाम से दुश्मन कांपे, आ गया अपाचे। दुश्मनों को मिटाने, भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने आ गया अपाचे। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिससे दुश्मन थर-थर कांपते हैं। दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है। अपाचे के अटैक की कल्पना से ही दुश्मन सिहर उठते हैं। ऐसा है अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे का खौफ। लंबे इंतजार के बाद भारतीय सेना को अपाचे मिल गया है। वायुसेना के पास पहले से अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद है, इसलिए अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को थल सेना को सौंपा गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंची। भारतीय सेना को 3 बोइंग AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिला। जोधपुर में होगी अत्याधुनिक युद्धक हेलीकॉप्टर की तैनाती। पश्चिमी मोर्चे पर सेना की सामरिक शक्ति को मिलेगी मजबूती। भारतीय सेना में पहले से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद। नई खेप के साथ 25 हुई अपाचे हेलीकॉप्टर की संख्या। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे एडवांस मल्टीपर्पस लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में एक है। खुद अमेरिकी सेना भी इस पर भरोसा जताती है और इसका इस्तेमाल करती है। अमेरिकी कंपनी बोइंग से भारत ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डील की है, जिसमें से पहली खेप में 3 हेलीकॉप्टर मिले हैं। बाकी 3 साल के अंत तक मिलने की उम्मीद है। अपाचे की डिलीवरी पर भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा, भारतीय सेना में शामिल हुए अपाचे, यह सेना के लिए ऐतिहासिक पल है। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच चुका है। इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर अपने घातक और सटीक हमलों के कारण वायुसेना और थल सेना दोनों के लिए काफी मददगार है। उड़ता हुआ टैंक और फ्लाइंग तोप के नाम से मशहूर अपाचे हेलीकॉप्टर थल सेना में शामिल होकर अब जमीनी ऑपरेशन को सफल बनाएगा। भारतीय सेना की मारक क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। अपाचे हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दिन और रात हर मौसम में दुश्मन को मारने की ताकत रखता है। 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकता है अपाचे हेलीकॉप्टर। ये 16 एंटी टैंक AGM 114 हेलफायर स्ट्रिंगर मिसाइल से लैस है। एक बार उड़ान भरने के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर 3 से 3.5 घंटे तक हवा में रह सकता है। अफगानिस्तान, इराक और लीबिया जैसे देशों में रियल युद्ध में अपाचे का दम दुनिया देख चुकी है। इसलिए भारत के इस बाहुबली से पाकिस्तान थर-थर कांपता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे जटिल से जटिल युद्ध में भी ये दुश्मनों पर हावी रहता है। अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता टैंक इसलिए कहा जाता है, इसमें 30 मिलीमीटर की 2 ऑटोमेटिक गन लगी होती है। एक बार में 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। ये गन चलते फिरते दुश्मन को भी बनाती है निशाना। हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम से जटिल युद्ध के लिए प्रभावी। एंटी टैंक मिसाइलों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की क्षमता, नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम से लैस। दिन रात और किसी भी मौसम में सफल ऑपरेशन।
दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार करने की क्षमता अपाचे हेलीकॉप्टर को घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाती है। इसका निशाना अचूक, सटीक और बेहद प्रभावी होता है, यानी ये जमीन पर दुश्मनों को खाक में मिला देता है। 2 पायलटों के लिहाज से विकसित अपाचे हेलीकॉप्टर युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता है। एक पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाता है तो दूसरा पायलट हथियारों से दुश्मनों पर कहर बरपाता है। रडार में आसानी से पकड़ में न आने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मनों के लिए संघारक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों की खेप भारत इस वक्त पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर अब भारत के पास 25 अपाचे हेलीकॉप्टर इस वक्त हो गए हैं, लेकिन ये 6 की जो डील हुई थी इसमें 3 जो आने वाले हैं वो इस साल के अंत तक भारत पहुंच जाएंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं जो अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत और उसके सामरिक महत्व के बारे में हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर डीआरडीओ और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। पहले ग्रुप कैप्टन वीएन झा, मैं आपका रुख करता हूं क्योंकि आपने एयरफोर्स को भी सर्व किया है और आप डीआरडीओ में ज्वाइंट डायरेक्टर भी रहे हैं, तो आप क्योंकि एयरफोर्स इस्तेमाल करती रही है, ये अटैक हेलीकॉप्टर सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर कहा जाता है। शायद दुनिया की 15 वायुसेनाओं के पास ये हेलीकॉप्टर है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और जहां तक बात है इस हेलीकॉप्टर के स्पैन की अगर हम देखें तो अगर मुझे याद आ रहा है तो शायद सितंबर 1975 में इसकी पहली फ्लाइट हुई थी। सितंबर 2025 नजदीक आ रहा है, करीब 50 साल का वक्त बीच में गुजर जाता है। फिर भी आज अगर इसे सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है तो भारत के पास आने के इसके मायने क्या है? ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर। सर अनम्यूट कर लें खुद को। सॉरी, ये हेलीकॉप्टर आज के दिन में दुनिया में जो बेहतर से बेहतर हेलीकॉप्टर है उसमें से एक है। और आपने सही बताया कि ये हेलीकॉप्टर बहुत पुराना डिज़ाइन है, लेकिन इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। और ये A64E इको जो आप देख रहे हैं, ये लगभग इसके आए हुए सर्विस में 13-14 साल हो गए हैं। और बैटलफील्ड में परफॉर्मेंस इसकी इतनी सक्षम रही है कि जैसे आपने कहा कि कोई भी दुश्मन इससे बहुत डरता है। ये ब्लॉक 3 कॉन्फ़िगरेशन में है, मतलब कि ये आप दिन रात के जो ऑपरेशंस हैं तो दोनों में आप इससे ऑपरेशन कर सकते हैं। विजिबिलिटी, 0 विजिबिलिटी या फुल विजिबिलिटी ये भी रहे, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्बैट में आप एक्चुअल बैटलफील्ड पे एज ए हेलीकॉप्टर और एज ए वेपन टैंक जो आपने इसका नाम दिया वो इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप फाइटर एयरक्राफ्ट को भी गिरा सकते हैं। इसमें वो एयर टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं, रॉकेट्स में लगे हुए हैं, BVR मिसाइल्स में लगे हुए हैं, जो कि यहाँ तक कि फाइटर प्लेन को भी गिरा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें इसमें आई हुई हैं, ये खास करके ये ब्लॉक 3 जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें है। इसमें एक लेजर फाइंडर भी है, जिससे कि अगर ग्राउंड में किसी आप ठिकाने पे आप लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराना चाहते हैं तो वो इसके मदद से गिरा सकते हैं। इंफ्रारेड सेंसर इसमें लगे हुए हैं कि ग्राउंड पे जहां कहीं भी एनिमी की कोई भी हरकत होती है, चाहे टैंक चलता है, चाहे एयरक्राफ्ट वहां पे है, या जैसे हमारे पश्चिमी जो हमारा इलाका है वहां पे अगर कोई ऐसा कैंप है, टेररिस्ट कैंप, जहां पे आग जल रही है, यहाँ वहां किसी भी तरह की इंफ्रारेड की अगर वहां पे सेंसिंग मिली तो उसको भी ध्वस्त करने में वो लॉन्च पैड्स जो खास करके हैं उसको ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। तो ये सारी खूबियां इसमें है। और इन सबों में से सबसे बड़ी चीज क्या है कि भारत का जो सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है वो साइचिन में लगभग डेंसिटी ऑल्टीट्यूड कह लीजिए तो उसमें 18,000 फीट में, या फिर टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड ले लीजिए तो 20,000 फीट पे। तो ये 6.1 किलोमीटर की जो इसकी सीलिंग ऑल्टीट्यूड है, इसमें आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के आपको बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और इन सारी चीजों से ज्यादा
वो ये है कि इसमें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड फायर कंट्रोल रेडार है। और वो फायर कंट्रोल जो रेडार है, आपने जितने आर्मामेंट के आप नाम लिए हुए हैं, चाहे वो गन का अपना नाम लिया हुआ है, या इसमें 4 पायलन लगे होते हैं, इसके जो विंग्स तो इसमें हेलीकॉप्टर में नहीं होता है, लेकिन स्टब विंग लगा होता है, उसके नीचे में 4 पायलन्स होते हैं, और चारों पायलन में जो आपके रॉकेट्स के जो पॉड्स लगे होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है ये फायर कंट्रोल रेडार। हाइड्रा का आपने नाम लिया हुआ है, ये फायर कंट्रोल रेडार इसको करता है। तो मतलब मिला जुला के आप चाहे आप एयर टू एयर वेपन ले लीजिए या एयर टू ग्राउंड वेपन ले लीजिए, सबको कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर में है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन हैं, और दोनों स्क्वाड्रन में ये पिछले लगभग 6-7 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी ये कहने में झिझक शायद हो रही है कि इसका जितना इफेक्टिव यूज होना चाहिए था, उपयोग होना चाहिए था, खास करके ये जो सीमा पार जो लॉन्च पैड्स हैं जहां पे टेररिस्ट आके रहते हैं, ये हेलीकॉप्टर एक सॉर्टी में 8 लॉन्च पैड्स को बिना सीमा को क्रॉस किए हुए खत्म कर सकता है। लेकिन अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया हुआ, जिसका कि हमको जो भुगतान जो मूल्य है वो चुकाना पड़ा है पहलगाम में जो आपने देखा हुआ। तो ये सारी खूबियां इसमें हैं। अब ये आर्मी एविएशन के पास में आ रही है, तो हम कल्पना करेंगे, हम आशा करेंगे कि इसका सटीक यूज। आप जैसे जैसे इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे सर, तो जो सवाल आपने आते आते अभी रखा, ये सवाल मेरे मन में पैदा होने लगा था। शायद आप मुझे ड्रैग कर रहे थे उस सवाल की तरफ। और मैं मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जब मेरे साथ हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने अच्छी तरीके से देखा हुआ है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, ये हेलीकॉप्टर अब इस बार सेना को मिल रहा है, AH-64E, इसके मायने क्या हैं? क्या जो एक मोड़ दे रहे थे ग्रुप कैप्टन VN झा साहब, क्या हम उसकी उम्मीद करें? दूसरी बात ये हेलीकॉप्टर डबल पायलट्स के साथ है, जिसमें एक पायलट पूरी तरीके से फ्लाई करता है और दूसरा पायलट टारगेट्स को देखता रहता है और उनको डिस्ट्रॉय करता रहता है। कितना कामयाब होंगे बाकी 3 आ जाने के बाद भी, जो इस साल के अंत तक आ जाएंगे? मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर। राजीव जी, ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है उसकी हमारी डेफिशिएंसी चल रही थी। ये एक हेलीकॉप्टर आमतौर पे ट्रेडिशनली लॉजिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के काम में लाया जाता रहा है। बहुत से बहुत AROP का फ्लाइट होता था आर्मी के अंदर, जहां आर्टिलरी के शेल्स को वो डायरेक्ट करता था, या उसके अलावा कमांडर्स VIP को ले जाना, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना और सामग्री आम वगैरह ले जाना, और CHN में तो पूरे लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी इसकी रही। लेकिन बैटलफील्ड में भी इसका इस्तेमाल होने बहुत दिनों से शुरू हो रखा है, और हमारे पास में इस तरह की Mi-25 और Mi-35 के रशियन इक्विपमेंट रहे हैं जो कि एयरफोर्स के साथ थे, और एयरफोर्स हमें आर्मी को लड़ाई में इसका मदद देती रही है। लेकिन जो अभी अपाची हेलीकॉप्टर्स आए हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स आए हैं, ये एक उपलब्धि है जो हमारी डेफिशिएंसी थी उसको पूरा कर रही है। और ये जब तक रहेगी सेवा में, जब तक हमारा खुद का जो अपना क्या कहते हैं इंडिजिनस ध्रुव हेलीकॉप्टर है, उसकी हम प्रगति करके उसको एक नया इस तरह के नहीं बना लेते हैं। तो आर्मी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी रही है, और आर्मी को 6 जो हमने कॉन्ट्रैक्ट हुए थे 3 आए थे। आर्मी में आमतौर पर इसका इस्तेमाल रिकॉनेसेंस के लिए होता है और शत्रु को प्रहार करने के लिए। आर्मी ये जो दुश्मन के टैंक्स या बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं उसके खिलाफ में ये बना था, उसके खिलाफ से ये सोच से बनाया गया था। मगर जैसे जैसे चीज़ें समय गुजरता है, टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया जाता है, तो ये इक्विपमेंट बहुत ही वर्सेटाइल हो जाता है। ये जो इस्तेमाल करते हैं जो लोग या जो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ही चपल तरीके से इसके कई और तरीके से भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और पूरा ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे ये जो हेलीकॉप्टर है, ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है, आया तो दुश्मनों के टैंक को बर्बाद करने के लिए, मगर इसके कई सारे और भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एयरफोर्स के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उसको हम ले गए हैं ईस्टर्न लद्दाख में ट्रायल के बाद। क्योंकि हम उड़ा के नहीं ले जा सकते थे, इसलिए हमको गाड़ियों में लेके गए थे।
तो कहने का मतलब ये जो आर्मी के पास में है या एयरफोर्स के पास में पहले से थे अटैक हेक्टर, खाली वो वेस्टर्न सेक्टर में ही नहीं बल्कि अपने जो मेन प्रतिद्वंदी हैं नॉर्थ में उसके खिलाफ भी आकर, और लोगों को मालूम ही है कि हमने टैंक भी ईस्टर्न लद्दाख में तैनात किए हैं। तो हमने टैंक तैनात किए हैं तो वाजिब है कि अपना प्रतिपक्षी दल है, जो विपक्षी दल है चीन, उसने भी टैंक और उस तरह के हार्ड टारगेट इस्तेमाल किए हैं। तो ये हमारा वहां कारगर सिद्ध होगा। खाली कुछ और चीजें हमने अभी ट्रायल करेंगे, उसके पे पहुंचेंगे हम किस तरीके से इसको एक फोर्स मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर सकते हैं पश्चिम दुश्मन के साथ में और नॉर्दर्न दुश्मन के साथ। उसमें तो जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीजें कागज में बन के आती हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट है उसको हम इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। जी सर। 1971 की लड़ाई में हमने बंबई के सी डिफेंस के लिए एसडीबी का आयात किया था रशिया से। उसको सीवर्ड डिफेंस बोट कहते हैं। नाम ही से बड़ा क्लियर है कि ये हमारे हार्बर की रक्षा करती हैं। रशियन ने उसको उसी लिए बनाया था कि वो उनके जो हार्बर हो उसका रक्षा करे। मगर ये देखिए, हमने 5 या 6-7 तारीख को रात को कराची में हमला किया। तो हमने क्या किया, इस सीवर डिफेंस बोट को बड़े जो शिप के साथ में टो करके कराची हार्बर ले गए, और वहां के उनके जो ऑयल स्टेशन था कराची में हट के थोड़ा सा आइलैंड के ऊपर में, इन सीवर डिफेंस बोट के द्वारा उसके ऊपर विध्वंस हमला किया और पूरा जो उनका ऑयल इंस्टॉलेशन खराब किया। तो ये देखा आप हम लोगों ने कि एक इक्विपमेंट जो आया था किसी और काम के लिए, लेकिन अपने दिमाग लगा करके अपने इनोवेशन से हमने उसका और दूसरा इसका इस्तेमाल किया, और जो कि बहुत कारगर सिद्ध हुआ पाकिस्तान नेवी को दबाने के लिए वेस्टर्न सेक्टर में। तो इसी तरीके से मैं मानता हूं इक्विपमेंट तो नया आया है, आर्मी के एविएशन के लोग जिसकी जिम्मेदारी है इसको चलाएंगे, इसकी ट्रायल करेंगे, तरह तरह की एक्सरसाइज करेंगे और उसकी खूबियों को एक्सप्लॉइट करेंगे ताकि ये ट्रूली ये फोर्स मल्टीप्लायर हो जाए। अगर हम हाल की लड़ाइयों में देखें तो ये भी पता चलता है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के जो ड्रोन्स वगैरह थे उसके अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया इसका इस्तेमाल किया है। हालांकि ये इक्विपमेंट बहुत महंगा है जब ड्रोन्स के साथ इसकी तुलना करते हैं, लेकिन एक वेपन प्लेटफॉर्म का जो एक्सप्लॉयटेशन का जो जरिया है वो एक अच्छी फौज, एक अच्छी सेना उसको चूकती नहीं है, उसको उसके ऊपर प्रहार करती है। ठीक है तो सर, ये चीज है जो हमारे पास में आई है। इसकी कमी बहुत दिनों से खिल रही थी और हम इसका पूरा भरपूर इसका इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर, ग्रुप कैप्टन वीएन झा, जो मैं एक लिस्ट समझ पाया अब तक 15 देशों के पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन करीब 6 देश ही ऐसे हैं जो AH-64E को इंक्लूडिंग यूएसए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितना बड़ा फर्क लाएगा खास तौर पर LAC के उस एरिया में जिसकी बात मेजर जनरल ब्रजेश कुमार अभी कर रहे थे कि टैंक्स तैनात हो गए थे, क्योंकि हमारे एडवर्सरी के पास दोनों ही तरफ AH-64E या अपाचे है ही नहीं। जी हाँ, AH-64 अपाचे नहीं है, लेकिन आप याद रखें कि हमारे जो नदन जो हमारे एडवर्सरी हैं उनके पास में एरियल प्लेटफॉर्म है, उनके पास में हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जिसमें कि वेपन्स लगे हुए हैं। और ये हमारे लिए कोई एक बहुत नई चीज़ नहीं है कि क्योंकि पिछले लगभग 6-7 साल से हमें अपने इंडिजिनस एरियल प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते आ रहे हैं। आपने नाम सुना होगा LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उसका कहीं पे रुद्रा नाम रखा गया है, कहीं पे और भी कुछ नाम है। तो ये इसको हम यूज़ करते रहे हैं, लेकिन अपाचे और LCH में काफ़ी अंतर है, बहुत अंतर है। जैसे मैंने कहा कि ये आप इसको आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि बैटलफील्ड में जाके आप दुश्मन के जो रडार आपके ऊपर में मिसाइल लॉक कर रहे हैं उसको आप निगेट कर सकते हैं और अपना एम आप अचीव करके वापस आ सकते हैं। ये इतना सशक्त एरियल प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए जो अमेरिकी सिस्टम है या कोई भी जो एरियल सिस्टम होता है,
ये सर्टिफिकेशन रिलेटेड होता है, मतलब इसमें आप अपना एक भी स्क्रू नहीं लगा सकते हैं। ये जिस जी हार्डवेयर से ये सर्टिफाई हुआ है, जी जिस हार्डवेयर से इसको ओईएम ने, उसके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ है, वही चीज इसमें रहेगा। तो इसमें आप नया कुछ भी नहीं जोड़ पाइएगा, और अगर आपको कुछ जोड़ना है तो आपको फिर से ओईएम के पास जाना पड़ेगा, उसको फिर से R&D के लिए पे करना पड़ेगा, और तब वो उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, फिर वो सर्टिफाई करेगा, तब फिर आपको उसको यूज कर पाइएगा। तो जैसे भी जनरल साहब ने कहा था कि जो सी प्लेटफॉर्म को जो हमने 71 में यूज किया था, वो अलग प्लेटफॉर्म है। जो जो टेरिटोरियल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, लेकिन ये एरियल प्लेटफॉर्म में ये बहुत एक बड़ी मुश्किल हम लोग को आती है। चूंकि मैं DRDO में रह चुका हूँ, मैं कुछ हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक कि LCA के कुछ सब सिस्टम में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहा था। तो ये चीज़ें आती हैं, जो जो OEM सिस्टम, जो फॉरेन सिस्टम को आप यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि आज के दिन में हमारा LCA किसी भी और एयरक्राफ्ट से काफी सशक्त है। चाहे वो आप रफाल का नाम लीजिए, चाहे आने वाले दिनों में अगर कोई और एयरक्राफ्ट आएगा, उससे ज्यादा सशक्त है, क्योंकि इसमें आप अपने मन मुताबिक कल को जो आपकी रिक्वायरमेंट आएगी उसको आप इसमें इंट्रोड्यूस करके, आपका अपना ही सर्टिफिकेशन एजेंसी है RCA में या सेमिलैक को आपको यूज करके उसको आप काम में ला सकते हैं। लेकिन ये जो जो प्लेटफॉर्म आपको मिले हैं 64E, इसके जो ब्लॉक 3 कॉन्फ़िगरेशन है, वो जिस रूप में है उसी रूप में आपको यूज करना पड़ेगा। एकदम आप सही कह रहे हैं। और इससे सारी चीजों का जी, इससे मुझे मेरे दिमाग में सवाल आया, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, क्या हम यहाँ पर इस जाहिर सी बात है ये बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में माना जाता है, हमको स्ट्रेटेजिक एक बढ़त देगा, एक डेफ देगा दूसरे कंट्री को, जो भी हमारे एडवर्सरीज हैं। लेकिन वही बात आ जाती है, हमने जो मिसाइलें हम डेवलप कर रहे हैं, अस्त्रा 2 डेवलप कर ली हमने, ब्रह्मोस भी मान लिए डेवलप कर ली, या स्टार, कोई और मिसाइल जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, उसे अगर इसके साथ हमें इंटीग्रेट करना है, हमें सोर्स कोड चाहिए होगा, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, और अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है, बाकी सारी चीज़ों में तो कभी हाथ आगे नहीं लाता। तो यहाँ हम फंसेंगे नहीं क्या सर? देखिए, ये जो वॉरफेयर है और इक्विपमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो डिपेंड करता है इसमें क्या लिखा गया है। बहुत सारी चीजें बनी नहीं जाती, बट हिंदुस्तान की एक खासियत रही है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में खास करके, क्योंकि हमारी क्षमता कई सालों से कमजोर रही है। तो हम एक ग्रेट उदाहरण है कि एक प्लेटफॉर्म जो एरियल प्लेटफॉर्म है या सी प्लेटफॉर्म है, उसमें ऐसा भी होता था कि रशियन सिस्टम भी है और अमेरिकन सिस्टम भी है, उसको हमने लगाया भी है और इस्तेमाल भी किया है। तो इंडियंस हैव बीन ग्रेट इनोवेटर, वो फ्रेंच जहाज लाया, उसके ऊपर हमने कोई रशियन सिस्टम लगा दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर का हो या कोई और चीज हो। इसी तरीके से हम करते रहे हैं क्योंकि हम ग्रेट इनोवेटर हैं। तो ये तो चीजें होती हैं, जब डील होते हैं, कुछ बातें होती हैं और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है, बट जहां तक कि संभव है हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, ये काफी हद तक हमारे ऊपर होता है। और जहां तक मेरा मानना है कि हम लोग भी सब कुछ करने में होशियार हैं। जो हम कॉन्ट्रैक्ट भी लगाते होंगे तो कहीं कहीं दिक्कत आती होगी, जैसे सोर्स कोड वगैरह की होगी, पर दोज आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग, उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमें पढ़ना है, ये हमें जानना है कि हमारी श्रृंखला में जो हमारी एरियल वेपन्स हैं, आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स में बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसमें एक छोटी सी जगह की हमें जो कमी थी, वहां ये कमी हमें अपाचे फिल कर रहा है। वो कमी स्पेसिफिक थी, ऐसा नहीं है कोई भी चीज हम कोई भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इमरजेंसी में तो कर सकते हैं, मगर इसका जो मेन रोल है उसके इर्द गिर्द हम इसको खींच सकते हैं और इनोवेट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो इक्विपमेंट है अभी तो नया नया आया ही है, और एक यूजर और दूसरे यूजर के सोच में, कल्चर में और इस्तेमाल करने में फर्क पड़ता है। मशीन एक ही जैसी है, एक होता है क्योंकि आर्मी एविएशन के लिए वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इनके हिसाब से होता होगा, क्योंकि हमारी टारगेट प्रिडोमिनेंटली एंटी टैंक रहते हैं, बाकी मिसाइल भी हैं। इसी तरीके से जो एयर वर्जन होता है उसके जो टारगेट्स होंगे प्रिडोमिनेंटली फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होंगे या उस तरह के होंगे। तो उन दोनों के बीच में मॉडिफिकेशन हमारा मानना है
हम कर सकते हैं और हम करते आए हैं अभी तक, जब तक कि कोई खास बहुत तगड़ी उसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन ना हो। अगर होगी तो हमें इस समय इसका इल्म नहीं है, मगर ये कहना बहुत सही होगा कि ये जो हमारी कमी है और पूरी हुई है, और जब तक कि हमारा इंडिजिनस मैन्युफैक्चर नहीं होता है काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, और इसका हमें एक अच्छा एक उपयोग करना चाहिए। सही कह रहे हैं और सर ये आप भी एकदम। देखते हैं, आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी जो इन छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, दरअसल होता क्या है, जो आम जनता है जो इन चीजों को लेकर अपनी राय बहुत जल्दी में बनाती है, वो आप लोगों के एक्सप्लेनेशन से चीज को सही तरीके से समझ पा रही होगी। जब तक वो गैप है कि हम आत्मनिर्भर नहीं होते, तब तक हमें इन चीजों को लेना होगा। उसके बाद हम अपने हथियारों के साथ अपनी काबिलियत सबके सामने रखेंगे। और जैसा ब्रजेश जी ने कहा, हम लोग बहुत बेहतरीन इनोवेटर हैं, हम कहीं भी कुछ कर लेते हैं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी की बात यहां नहीं बोलूंगा, लेकिन भारतीय वो भी करने में बहुत उस्ताद हैं, कैसे बेस्ट निकालना है। बहुत धन्यवाद ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा आपका, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार आपका भी, अपाचे को लेकर हमारे दर्शकों को एकदम बेहतर